इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये है आपके लिए, आप सभी बच्चों के लिए क्लास 9th में इकोनॉमिक्स। यहाँ से इकोनॉमिक्स एज अ न्यू सब्जेक्ट आपको एसएसटी में पढ़ने को मिल रहा है। यस, यहाँ द पर्पस ऑफ द स्टोरी यहाँ पे क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन से क्या मतलब, व्हाट इज लाइक प्रोडक्शन से मतलब क्या है, कि क्या मतलब है प्रोडक्शन का, एंड कहाँ से आता है हमको, कहाँ से मिलता है हमको, और विलेज कॉल्ड पालमपुर। हाइपोथेटिकली कोई पर्टिकुलर विलेज है एक पालमपुर, यहाँ पे फार्मिंग क्या है, हमें क्या पता है कि हमारे जो विलेजेस हैं वहाँ पे आज भी एक्टिविटी कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी है, फार्मिंग इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी। हमारे पास में तीन एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो हमें पता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटी है उसमें हमारी फार्मिंग एक्टिविटी आती है। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी, मेजॉरिटी ऑफ द विलेजेस दे प्रैक्टिस। तो यही यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं कि पालमपुर एक पर्टिकुलर विलेज है, यहाँ पे फार्मिंग मेन एक्टिविटी है, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज स्मॉल scale manufacturing, dairy, transport etc. are carried out on a limited scale. बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं विलेजेस में बहुत ही लिमिटेड स्केल पे कैरी आउट करते हैं। जैसे कि हमारा डेयरी फार्मिंग होती है। डेयरी की जो फार्मिंग है, हम डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध वगैरह हमें शहरों में कैसे मिलता है, उसी के ज़रिए मिलता है, और डेयरी प्रोडक्ट वहाँ इकट्ठे होते हैं और उसके बाद वो शहरों तक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आते हैं। एंड दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। इन सभी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए हमें काफ़ी तरह के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। पहली चीज़, हमें फार्मिंग करने के लिए नेचुरल रिसोर्स में क्या चाहिए, लैंड चाहिए। दिल्ली में हमारे पास में लैंड नहीं है टू डू फार्मिंग। मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, money etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how the various resources combine to produce desired goods. जैसे कि मार्केट में जो आपका बिस्किट आता है वो कैसे बनता है, पहले किसान खेती करता है, किसान ने खेती की और किसान ने क्या गेहूँ उगाया, गेहूँ को हार्वेस्ट करने के बाद, जैसे अब हार्वेस्टिंग सीजन आ रहा है, उस टाइम पे गेहूँ निकलेगा। अप्रैल में अक्सर गेहूँ निकल आता है, तैयार हो जाता है गेहूँ निकलेगा। फिर वो गेहूँ फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में वो क्या बनेगा, आटा बनेगा। जब वो फ्लावर बनेगा तब उसके बाद में फिर वो बेक होगा, फिर वो ब्रेड बनेगा और क्या बनेगा, बिस्किट्स बनेंगे, तब उसकी फॉर्म होगी। तो क्या हुआ, कितनी सारी चीज़, पहले प्राइमरी सेक्टर थी, उस किसान ने बेका, सेकेंडरी जरिए सेकेंडरी मीडियम में आ गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास आ गया, मैन्युफैक्चर कुछ सामान में बनाया उन्होंने, मार्केट में आ गया। सर्विस सेक्टर कहाँ आ गया, जहाँ पे आपका किराने की दुकानों पे सामान मिलता है, ये किस में आ गए, सर्विस सेक्टर में हो गए सारे। किराने की दुकान को खुद थोड़ी बनाता है, हमको दे ही तो रहा है। तो दैट्स व्हाट, दिस इज हाउ थिंग्स गोज ऑन। पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड, और एक वेल कनेक्टेड विलेज, अगर कोई भी विलेज वेल कनेक्टेड रोड से है, बाकी और भी ट्रांसपोर्ट से है, मीडियम ऑफ डिफरेंट अदर ट्रांसपोर्ट्स ऑल्सो, तो वो विलेज कैसा है, वेल डेवलप्ड विलेज है। दिस इज वाई कनेक्टिविटी इज नेसेसरी। आज भी इंडिया में मेनी विलेजेस हैं दोज हु डोंट हैव इवन अ रोड्स, मेन रोड कनेक्टेड टू सिटी। पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड with neighboring villages and towns. रायगंज is a big village. रायगंज कैसा एक बड़ा विलेज है, is 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। और हमेशा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर विलेजेस के आसपास में और भी विलेजेस होते हैं। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर विलेज अकेला एग्जिस्ट करता है, नहीं, उसके आसपास और भी विलेजेस होते हैं। जैसे ये शहर है, इस शहर में थोड़ी कि दिल्ली अकेले यहीं पर है, इसके आसपास गुड़गांव, एनसीआर में देखते हो ना आप, तो वो क्या है, दिल्ली अकेली कैपिटल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक सिटी यही नहीं है, गुड़गांव भी सिटी में ही आता है। नाउ नियरेस्ट रायगंज एंड फर्दर गुड़गांव इज द साइबर सिटी, साइबर हब है। लाइक जैसे बैंगलोर है उस तरह से दिल्ली में के एनसीआर में गुड़गांव साइबर हब है।
मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज वहाँ पे एमएनसीज हैं और मेजॉरिटी वो रात में भी वर्क करती हैं, गुड़गांव एंड यहाँ पे आपका दस योर नोएडा, पर मेजॉरिटी आईटी कंपनीज वहीं पर हैं. Many kind of transports are visible on the road starting from a bullock carts, tangas, bogies, wooden cart drawn by buffaloes loaded with jaggery gur and other commodities to motor vehicle like motorcycle, jeep and tractors and trucks. These villages have a 450 families. इन इस पूरे villages में कितनी है? This village है, पालमपुर के village में 450 फैमिली रहती हैं belonging to different caste. कई बार कुछ villages होते हैं जो कि सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे सभी सेम कास्ट के ही लोग रहते हैं. और जहाँ पे सभी सेम कास्ट के लोग रहते हैं ना विलेज में, तो ये चीज़ अभी तक का मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो विलेज उतने अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाता जितने अच्छे से वो विलेज प्रोग्रेस कर जाता है जहाँ डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं. The 80 upper caste families own the majority of the land in the village and their houses, some of them quite large, are made up of bricks and cement plastering. तो यहाँ ये बता रहे हैं कि ये जो अपर कास्ट फैमिली जो हैं, ये बोल रहा है ना यहाँ पर 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ द लैंड. बट ये चीज़ भी वहाँ पे देखने को मिलती है आज भी करंट सिनेरियो में भी, जहाँ भी डिफरेंट कास्ट के विलेज में डिफरेंट कास्ट के ग्रुप लोग रहते हैं, वहाँ पे मेजॉरिटी जो लैंड बिलोंग करता है वो किसको बिलोंग करता है? रिचर पीपल को मतलब अपर कास्ट वालों को बिलोंग करता है. जो SC ST या OBC है उनके पास में कम लैंड होता है कंपेयर टू अपर कास्ट, बिकॉज द पॉइंट इज हियर इज दे डोंट हैव मनी. We already know, as we have read in the civics also, why we have given reservation to them, because they were deprived. उनके पास कुछ था नहीं, ऊपर से उनको हीन भावना से भी देखते थे. एंड यहाँ पे हम बता रहे हैं कि 450 फैमिली में से जो 80 अपर कास्ट की फैमिली है उनके पास में ज़्यादा लैंड है कंपेयर टू अदर पीपल. The SC Dalit comprises 1/3 of the population and live in one corner of the village. और ये हमेशा देखने को मिलेगा जो पर्टिकुलर SC ग्रुप कैटेगरी है वो एक कोने में बांट दिया जाता है, उसको छेक दिया जाता है कि तो मेरा ये जगह है, ये तो वो उधर ही रहते हैं. And in much smaller houses, some of which are mud and straws, and most of the houses have इलेक्ट्रिक कनेक्शन. और क्योंकि ये विलेज वेल डेवलप्ड है तो क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक कनेक्शन है. इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज यूज्ड इन द वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है आज की डेट में हमारे लिए, किसी भी बिजनेस हाउस को रन करने के लिए क्या है? पावर हाउस है. वो हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है. और अगर विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो हमारे ट्यूबवेल्स काम कर पाएंगे, हमारी मिनी फैक्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो गाँव में अच्छे से जैसे डोंगे बनते हैं, पापड़ बनते हैं, उनको पैक करा जाता है, चिप्स बनते हैं, उनको पैक करा जाता है. तो ये सारी छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज हैं, ये स्मॉल स्केल की जो फैक्ट्रीज हैं, ये आराम से यहाँ पे अच्छे से काम कर पाएंगी. अगर क्योंकि अगर बिजली होगी तो अगर वहाँ का सपोज कोई विलेज है या पालमपुर की जगह कोई दूसरा विलेज है, सपोज रायगंज विलेज है, तो वहाँ पे क्या लाइट ही नहीं है, क्या कंपनी काम कर पाएगी वहाँ पर? वो शहरों में कुछ प्रोवाइड करके कंपनी काम ही नहीं करेगी तो कैसे कर पाएगी जब बिजली नहीं है? तो कितनी देर जनरेटर से काम कर सकते हो आप? नहीं कर पाओगे. पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल. अब ये देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया इसने विलेज का. काश ऐसे विलेजेस हमारे गांव, हमारे मतलब शहर, हमारे इंडिया के सभी विलेज इस तरह के हो जाएं पालमपुर जैसे. तो सोचो कितनी अच्छी एक इंडिया की इमेज बन जाए. यहाँ बोल रहे ना पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है. देयर आर मैनी विलेजेस जहाँ पर एक प्राइमरी क्या मतलब स्कूल ही नहीं है. 13 किलोमीटर के बाद में कोई स्कूल है, 15 किलोमीटर के बाद कोई स्कूल है. आज भी ये कंडीशन है.
इवन जिस विलेज से मैं आती हूँ उस विलेज में स्कूल नहीं है। स्कूल के नाम पर बिल्डिंग है जो खाली पड़ी है, सरकारी खाली पड़ी है कंगली, कुछ भी नहीं है उसमें। और उसके टीचर्स अपने अपने घरों में रहते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, सरकारी नौकरी के फ्री के पैसे खा रहे हैं। 1st to 5th तक का गवर्नमेंट के द्वारा पास स्कूल है, और स्कूल में कोई ना स्कूल के नाम की पढ़ाई नहीं होती है, ना ही स्कूल बच्चे जाते हैं, क्योंकि दूसरी जगह जाते हैं बच्चे, किसी दूसरी जगह भेज के आते हैं पेरेंट्स रोज। और अगर सपोज गांव में स्कूल हो तो पेरेंट्स के लिए भी आसानी हो, पेरेंट्स अपना खेत पे चले, बच्चे अपने आप स्कूल चले जाए, हो सकता है। तो फिर क्या है, फिर गांव का हर बच्चा पढ़ेगा अगर इस तरह से होता है तो। There is a primary health center run by a government and one private dispensary where the sick are treated. And in my village there is still no dispensary. Yes, there is no dispensary. No, none. I have never seen any dispensary, nor even any treatment going anywhere, nor even a little hope from the government. Although everything is there on paper, but on the ground, but the ground reality is nothing there. So whose fault is this? Policy implementation. Government is doing its work. Government has passed it. But the bureaucrat, the officer who are there to look after into this matter, they are not at all worried. Why to worry? Because majority of the population of this village, of the village which I am talking here, even this village, why it's developed? Because majority, you can see 80 upper caste families are living here, and of course they are rich because they have majority of the land. And why in my village, I think why it have never worked? Because majority of them are poor, and those who are rich, they have left their village. Those who are rich, they left their village because there is no facilities and none of them wanted to live there. And the description above shows that the Palampur has a fairly well developed. इससे क्या पता लगता है कि पालमपुर fairly well developed है, और आपको मेजोरिटी साउथ के विलेजेस ऐसे मिलेंगे, सदर्न इंडिया के और एज वेल एज आपके ईस्टर्न इंडिया के। आप यहाँ वेस्ट बंगाल की तरफ के जो गांव देखोगे, वेस्ट बंगाल में आपको मेजोरिटी विलेजेस डेवलप्ड मिलेंगे कंपेयर टू यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, और बहुत ग्रीनरी मिलेगी वेस्ट बंगाल के विलेजेस में। वो तो विलेज लगते ही नहीं है, वहाँ के विलेजेस इतने डेवलप्ड हैं, नाम के लिए नाम पे बस विलेज है, वो डेवलप्ड बहुत हो रखे हैं। वहाँ पे इतनी घर घर में कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, हर वुमेन अर्न कर रही है वहाँ पर। यस, दैट्स द वर्क ऑफ ममता बनर्जी। The description above shows that the Palampur has fairly well-developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health centers. तो यहाँ पे हमें क्या पता लगता है कि इस सिस्टम से हमें ये पता लगता है कि fairly well-developed है पालमपुर. Palampur is fairly well-developed and it has a very good road, transport, electricity, as well as irrigation and school and health centers. Compare these facilities with those in your nearby villages. अब जैसे तुम तो you don't have village, but I do have village. I have explained you what is the condition of a village. The story of Palampur, an imaginary village. Story of Palampur कैसा है? Imaginary village है यहाँ पर. Again, because इसका मतलब क्या है, यहाँ NCERT खुद कह रही है अभी भी इंडिया में विलेज ऐसे नहीं बने हैं सारे. Will take us through the different type of production activity is in the village. In village across India, farming is the main production. आज भी विलेज में सबसे मेन प्रोडक्शन का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है?
फार्मिंग, खेती बाड़ी। एंड द अदर दूसरा प्रोडक्शन क्या है? डेयरी वाला, कि आप एनिमल्स को पालते हो, वो भी फार्मिंग का ही अदर पार्ट है, हालांकि वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में आता है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू अ नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने बताया कि डोने बनाना, पत्तों के जो बनते हैं ना डिस्पोजल्स, पत्तों के डिस्पोजल देखे हैं तुमने? पत्तलों की प्लेट जो होती है वो डिस्पोजल, वो हेल्दी है, इको फ्रेंडली है, उन्हीं को प्रमोट करना चाहिए हमको, थर्मोकोल वालों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। दैट्स एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी नहीं है वो, बट वो हेल्दी है एनवायरनमेंट के लिए, इको फ्रेंडली है। ट्रांसपोर्ट, हाउस कीपिंग एट्सेट्रा। वी शैल टेक अ लुक एट द बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। हमें इन सभी तरह की एक्टिविटीज़ की तरफ में ध्यान देना चाहिए। तो हमें जो यहाँ पे बता रहे हैं कि इमेजिनरी, जिस तरह का पालमपुर विलेज है ना, इस तरह का इमेजिनरी विलेज अगर इंडिया में, वाई दे आर टीचिंग यू इकोनॉमिक्स, अगर इंडिया में इस तरह की विलेजेस आते हैं तो क्या है, इंडिया एक काफ़ी वेल डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। वेल डेवलप्ड इंडिया में विलेजेस हो जाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता कैसे है, इसको कैसे, क्या क्या चाहिए? सबसे पहले क्या क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए। दिल्ली में प्रोडक्शन क्यों नहीं? दिल्ली में कैसे करेंगे प्रोडक्शन? ज़मीन चाहिए सबसे पहले, खेती करने के लिए लैंड चाहिए। अब यहाँ द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज, इधर देखो गौरांश इधर देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए, लैंड। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू सेटअप अ इंडस्ट्री इज लैंड। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? लेबर, ये जहाँ इजीली हमें लेबर मिल जाए। सपोज मैं ऐसी जगह इंडस्ट्री खोली जहाँ पे लोग ही नहीं रहते, तो लेबर मिलेगी मुझे? नहीं मिलेगी। और उसके बाद में थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल, हट जाला। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड द अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल। तो मेजॉरिटी हमारी प्रोडक्शन की जो इंडस्ट्रीज़ है, स्टील इंडस्ट्रीज़ वगैरह, तो ये जैसे ये है कॉटन इंडस्ट्रीज़ है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ पे ये बनता है, ये यहाँ नहीं है, आसपास नहीं है, में बहुत है। क्या इस तरह की सूती की फैक्ट्रीज है ना, चादर वगैरह, कोलकाता, मुंबई इधर की तरफ बहुत होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उधर पुणे की तरफ में, उधर को बहुत मिलेंगे, इधर नहीं मिलेंगे, इस साइड में नहीं है, बिकॉज रॉ मटेरियल नहीं है ना आसपास। रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, लेबर भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए। रॉ मटेरियल नहीं है तो क्या इंडस्ट्री खड़ी करके क्या बनाऊं? फालतू में एक्स्ट्रा महंगा प्रोडक्ट बनाऊं? बना पाऊंगी? सरवाइव कर पाऊंगी मार्केट में? क्या प्रॉफिट कमाऊंगी? लोगों को सस्ता चाहिए, कोई 1000 रुपए से ज्यादा देगा चादर के? द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, therefore people who will do the work. Some production activities require क्या प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर करती है? हाईली एडुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। जैसे कि जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे सारे ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स क्या असेंबल होते हैं, वो कहाँ है? वो उनके लिए क्या चाहिए? क्योंकि वहाँ पे एडुकेटेड वर्कर्स चाहिए, ऐसे ही लेबर नहीं चाहिए। और पैसा भी चाहिए। यस, एडुकेटेड पैसा तो हर किसी के, हर बिजनेस के लिए चाहिए। तो छोटी सी ठेली भी लगाएगा, पैसा उसके लिए भी चाहिए बेटा, पैसा हर काम के लिए चाहिए। और यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही, हमारे 3 फैक्टर्स क्या हैं? लैंड, लेबर एंड कैपिटल, LLC। ये है फॉर्मूला रामबाण। हाँ, लैंड, लेबर, कैपिटल। और इकोनॉमी में लैंड, लेबर, कैपिटल के बिना कुछ नहीं है। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट लैंड, ऑल अबाउट लेबर, ऑल अबाउट कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा। यस। द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट every stage during the production
अब कैपिटल में ये थोड़ी सी पैसा ही आता है, मशीनें भी आती है कैपिटल में, क्योंकि मशीन हम क्या है लॉन्ग टर्म में काम आती है। ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, जो कि ट्रेंड रिसोर्स है, वो ह्यूमन कैपिटल ही है ना। वो तो लेबर हो गई। लेबर क्यों हो गई, ट्रेंड है ना। एजुकेटेड वर्कर्स और ट्रेंड वर्कर्स में क्या डिफरेंस है? एजुकेटेड वर्कर्स और ट्रेंड वर्कर्स में क्या, ट्रेंड होगी ना, स्किल्ड है ना, स्किल्ड जितने भी है वो ह्यूमन कैपिटल ही आता है। वी ऑल इंडियंस, मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया के पास सबसे ज्यादा क्या है, ह्यूमन कैपिटल। इंडिया के पास पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो क्या है इंडिया के पास ज्यादा, ह्यूमन कैपिटल। इंडिया को बस इसको चैनलाइज करना है, वो जो नहीं कर पा रही है। लोग गुंडे बन रहे हैं, लोग मारपीट कर रहे हैं, वो बन रहे हैं लोग मर्डर कर, पर गवर्नमेंट को इसी चीज को चैनलाइज करना था। इसी चीज को कभी किसी गवर्नमेंट ने चैनलाइज नहीं किया। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट दिस गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीवियस गवर्नमेंट ऑल्सो, बिकॉज सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। एंड इसको चैनलाइज करने के लिए हमें यूनिवर्सल एजुकेशन चाहिए, हमें ऐसी एजुकेशन सिस्टम चाहिए जहाँ पे हम 9 तक की एजुकेशन ही फ्री ना दे सके, बल्कि हम 12 तक, ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन फ्री दे सके। जहाँ पे ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन में भी हम फ्री ही नहीं दे सके, बल्कि हम उनको कुछ इंसेंटिव दे के दे सके, कि उनको मौका दिया जाए कि हाँ ग्रेजुएशन के साथ में आप कुछ कर सकते हो पढ़ते हुए, यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ। तो उस तरह के ऐसे कुछ कोर्सेज लाने चाहिए जिससे क्या है हर बच्चा पढ़ने की तरफ मोल्ड हो। प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई की तरफ बच्चे जाते क्यों नहीं है इंडिया में। हाँ, इंडिया में बच्चे यंग एज में भटक क्यों जाते हैं पढ़ाई से, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना डिफिकल्ट, इतना बेकार है ना, कि सपोज किसी बच्चे को हिंदी नहीं पढ़नी है, इंटरेस्ट नहीं है, स्कूलों में ऑप्शन ही नहीं, यू हैव टू डू इट बिकॉज इट्स मैंडेटरी। किसी को सपोज मैथ्स नहीं पढ़नी, गिव देम ऑप्शन यार, फ्रेंच ले लो, 10th में ही, 10th से पहले ऑप्शन दे दो ना 9th में, व्हाट्स रॉन्ग। फ्रेंच ले लो, स्पेनिश ले लो, मैथ्स की जगह। नहीं है ना, वैसा ऑप्शन नहीं है ना, उसके लिए सरकार को खर्च करना पड़ेगा ना, सरकार खर्च नहीं करती ना, पैसा देना है ही नहीं। एनीवेज फॉरगेट दैट। रॉ कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, इन हैंड मनी भी चाहिए। कैपिटल हमारा फिक्स कैपिटल क्या होता है, जो मूव नहीं कर सकता, जैसे मशीनें क्या है, एक कंपनी के लिए फिक्स्ड कैपिटल है कि वो एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर दी, लॉन्ग टर्म के लिए यूज में आ रही है। वर्किंग कैपिटल क्या है, रॉ मटेरियल, जो काम करने, फैक्ट्री से पटेटो को चिप्स बनाने हैं, व्हाट इज माय वर्किंग कैपिटल, पटेटो नहीं आएगा तो मेरा काम रॉ मटेरियल इज पोटैटो, इज वर्किंग कैपिटल। और पैसा नहीं है तो मैं रॉ मटेरियल कैसे खरीदूंगी, पैसा नहीं तो कुछ नहीं, पैसा नहीं है तो मैं रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाऊंगी, और पैसा है तो मुझे क्या खरीदना है, रॉ मटेरियल नहीं है और पैसा है मेरे पास तो भी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है, किसान ने रॉ मटेरियल उगाया नहीं, किसान को चल गया कि नहीं बैक टू स्टडी। इसके बाद में देयर आर अनलाइक टूल्स इन मशीन एंड बिल्डिंग, दीज आर यूज इन प्रोडक्शन। सिर्फ मशीनें यूज नहीं होती प्रोडक्शन में पैसा भी चाहिए होता है, रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है, ठीक है। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट, चौथी रिक्वायरमेंट है, यू विल नीड अ नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर and physical capital and produce an output either to use yourself or sell in the market। आपको नॉलेज भी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने देखो सब रख लिए, सब लैंड भी ले लिया, कैपिटल भी हो गया, लेबर भी हो गया, रॉ मटेरियल भी आ गया, सब कुछ आ गया मेरे पास, अब मैं बोलूँ मेरी इंडस्ट्री काम कर जाएगी, मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं। इज इट पॉसिबल? आई नीड टू चैनलाइज, आई नीड टू गिव देम नॉलेज। जो मेरे वर्कर्स हैं सबको मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि आपको सपोज मेरी मशीनें नई है तो उन्हें मुझे ट्रेन करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, एंड these days is called human capital। We all are a part of human capital।
We shall learn more about human capital in next chapter. In this picture, identify a land, labor, fixed capital. Fixed capital क्या होती है हमारी? मशीनरी. लेबर जो कारीगर काम कर रहा है. लैंड क्या है? जो जमीन है जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो रखी है. ठीक है. Now every production is organized by the combining land, labor, physical capital and human capital. देखो जो भी प्रोडक्शन यूनिट है, चाहे वो सीमेंट की इंडस्ट्री है और चाहे वो जहाँ वहाँ पे ईंटें बनती हों और चाहे वो वहाँ पे लोहे की सरियाएँ बनती हों, लोहे की रॉड्स बनती हों, चाहे वहाँ दरवाजे बनते हों, हर किसी पे क्या चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए, ह्यूमन कैपिटल चाहिए. ठीक है, चारों चीजें चाहिए. तो these are the factors of production. What are known as factors of production? अगर क्वेश्चन आता है then how will you answer? For factors of production, what are the main components? कौन कौन से main components है factor of production के लिए? Land, labor, physical capital and human capital. चार ही चीज हमें चाहिए. लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. दो तरह के कैपिटल चाहिए, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल. As we have read through the story of the Palampur, we will learn more about the first three factors of production. अब हम factors of production के बारे में बात करते हैं. Farming in Palampur, which is land is fixed. लैंड क्या है हमारी? हर जगह लैंड क्या? लैंड बढ़ रही है अपने आप में? अर्थ की अपने आप से लैंड बढ़ती है? नहीं बढ़ती. लैंड क्या है हमारी? फिक्स्ड है. नाउ फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन होता है मेजोरिटी विलेज में आज भी. तो सेम इज विद द पालमपुर. 75%. How many percent? 75% of the people who are working are dependent on the farming for their livelihood. Even जिस टाइम कोविड हुआ था, majority of were dependent on farming. They could be farmers or farm laborers, and the well-being of these people is closely related to the production of the farms. Well-being किससे related है? Closely production of the farms. But remember that there is a basic constraints in rising farm production. Land area under a cultivation is practically fixed. Land area जो under cultivation है वो practically fixed है. Since 1960 in Palampur there has been no expansion in land area under a cultivation. Cultivation का land कभी बढ़ नहीं रहा है. आजकल क्या है? cultivation का land घट रहा है. जैसे कि दिल्ली एनसीआर में आपने देखा होगा, बहुत पहले मम्मी पापा से कभी पूछना कि दिल्ली एनसीआर में बहुत पहले क्या था? गांव था, खेत वगैरह. बहुत ये नोएडा में आप लोनी वगैरह इस साइड में गाजियाबाद की तरफ में जाओगे तो बहुत सारे बड़े बड़े खेत थे. अभी भी हैं खेत थे. बट अब वो कट के क्या बनता जा रहा है? प्लॉट बनते जा रहे हैं और बिल्डिंग्स बढ़ खड़ी होती जा रही है. अब वो एग्रीकल्चर लैंड कट के कैसा बनता जा रहा है? रेजिडेंशियल लैंड बनता जा रहा है. Now cultivation, by then some of the wasteland in the villages had been converted into cultivable land. और काफ़ी जो wasteland था, wasteland हमारे यहाँ भी बहुत बढ़ रहा है. जहाँ पे तुम कूड़ा कचरा फेंक देते हैं ना wasteland, उसको बोलते हैं wasteland. तो पालमपुर विलेज में ये देखो कितना अच्छा किया उन्होंने कि wasteland को उन्होंने cultivable land बना लिया कि जहाँ पे खेती हो सकती है. We have never measured this. There exists no further scope to increase farm production. तो इससे क्या पता लगा कि हमें फार्म प्रोडक्शन और इंक्रीज करने का कोई स्कोप नहीं दिखाई देगा. बाय ब्रिंगिंग अ न्यू लैंड अंडर अ कल्टिवेशन. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग अ लैंड इज हेक्टेयर. स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? हेक्टेयर. दो इन विलेजेस यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड लोकल यूनिट एज अ बीघा. मेरे विलेज में बीघा जैसे उसे काउंट करते हैं. नानी हाउस में गुंठा काउंट करते हैं और यहाँ पे एकड़ काउंट करते हैं. ये हरियाणा पंजाब में एकड़ से काउंट करते हैं. 1 हेक्टेयर इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर with one side measuring 100 meter. Can you compare the area of 1 hectare field with the area of your school ground? तुम्हारे स्कूल का ग्राउंड बहुत छोटा है. Don't compare. मैंने पहली बार देखा. Is there a way one can grow more from the same land? Yes, there is a way. In this kind of crop,
grown, the facility available. Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur. No land is left free. Cultivation के लिए कोई भी लैंड खाली नहीं छोड़ी जाती. During the rainy season, खरीफ farmers grow ज्वार and बाजरा. हमारे खेत कभी खाली नहीं रहते, हमेशा भरे रहते, कभी ना कभी उसमें कुछ ना कुछ बोया ही रहता है. ओके. तो ये वेस्ट में, जैसे वेस्ट बोल रहा है ना, वेस्ट यूपी में जिस तरह से ग्रो करते हैं, तो वेस्टर्न यूपी जो है ना बहुत रिचर यूपी है कंपेयर टू ईस्टर्न यूपी एंड नदर्न यूपी. ईस्टर्न यूपी कैसा है? ईस्टर्न यूपी में उतना है नहीं डेवलपमेंट. मतलब वहाँ के खेत जो खेती करते हैं किसान, वो एक तो पहली चीज़ वो ज़्यादा उतना खेत में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो चाहते ही नहीं. उनका किसान का बेटा कभी नहीं, किसान जो है वो कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा किसान बने, क्योंकि मैं जो और उसी को बहुत अच्छे से अगर तरीके से करा जाए तो किसान का बेटा सोचेगा मैं भी किसान बनूं, क्योंकि हमारे देश में किसान का बेटा कमा नहीं पाता. These plants are used as a cattle feed, and it is followed by cultivation of potato between October and December. जैसे अब पीछे अक्टूबर दिसंबर गया तो उस टाइम हमने पोटैटो किया था. In the winter season, rabi fields are shown with wheat. अभी विंटर सीजन में फिर गेहूँ बो दिया. एंड फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिली. सबसे पहले फार्मर्स का क्या रोल होता है कि हमें इनफ वीट अपने लिए रखनी है, ये अपने लिए रख के फिर बेचेंगे. फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स जनरली क्या करते हैं, अपने लिए गेहूँ रख लेते हैं, और उसके बाद उस गेहूँ के बाद जो बचता है, बचे हुए गेहूं को क्या बोलते हैं, सरप्लस गेहूं बोलते हैं. सरप्लस गेहूं को हम वो बेच देते हैं मार्केट में, मंडी में किसान बेच देता है, जिससे वो पैसे कमा लेता है. ठीक है. एंड अ पार्ट ऑफ अ लैंड ऑफ एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन. उसी में से कुछ पार्ट को वो गन्ने की खेती करते हैं. जो गन्ने की खेती पूरी की पूरे वंस अ ईयर, एवरी ईयर. गन्ने की खेती करने के लिए पूरा एक साल के बाद में खेती नहीं मिलती है उनको. आप जो गन्ने के जूस बिकते देखते हो ना, ये गन्ने की खेती से ही आते हैं आपको. अगर किसान गन्ने की खेती ना करे किसान, तो आपको ना गुड़ मिले, ना चीनी मिले, और ना ही ये जूस मिले गन्ने का. और मेजर फॉर्म ऑफ शुगर जितनी भी है वो गन्ने की से ही बनती है. एज जैगरी एज अ रॉ मटेरियल, शुगर कोन इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर. The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation. आप 3 क्रॉप एक पूरे साल में विलेज में तभी ग्रो कर पाओगे जब आपके विलेज में इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से होगी. और इलेक्ट्रिसिटी के जरिए क्या काम, ट्यूबवेल्स जो चलते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. ट्यूबवेल्स ना जनरेटर से पूरे टाइम नहीं चला सकते हो आप उसको, और जनरेटर में भी आपको डीजल और पेट्रोल चाहिए. डीजल चाहिए होगा, केरोसिन ऑयल चाहिए, या फिर पेट्रोल चाहिए. सभी कैसी रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. इससे बेटर है कि बिजली हो जाए, और बिजली की कनेक्टिविटी होनी चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू द पालमपुर. और जब किसी विलेज में इलेक्ट्रिसिटी अर्ली आती है तो वहाँ डेवलपमेंट होने शुरू हो जाते हैं. इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज द to transform the system of irrigation. Persian wheel was till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. People saw that the electric run tubewell could irrigate much larger area than land more effectively. तो लोगों को लगा कि इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल लगवा लेंगे तो वो ज़्यादा पानी खींच सकता है जल्दी से, और ज़्यादा लार्जर एरिया को हम पानी दे सकते हैं. द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट. पहले कुछ ट्यूबवेल्स गवर्नमेंट इंस्टॉल करती है. आज भी ट्यूबवेल के जो वाटर मीटर्स है ना वो फ्री है. यस, वाटर मीटर से लेके उनका वो तक फ्री है बिजली. Soon, however, farmers started setting up private tube wells. As a result, by mid-1970s,
1970s में entire cultivated area of 200 hectare was irrigated. Not all village in India have the high level of irrigation. क्लियर बता रही है तुम्हारी एनसीईआरटी कि अभी भी हमारी कंट्री में सभी विलेजेस इतने हाई लेवल इरिगेशन के लिए डेवलप्ड नहीं है. अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स, आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड. सिर्फ कहाँ पे वेल इरिगेटेड है? जहाँ पे कोई नदी पड़ती हो, जहाँ कोई नदी पड़ती हो, या फिर जहाँ कोई कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे तो इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी है. वरना हमने राजस्थान को कितना अच्छा नहीं बना लिया होता, जमीन वहाँ की उपजाऊ ना बना ली होती. पानी नहीं है ना वहाँ. ये हालत है राजस्थान. इन कॉन्ट्रास्ट, ये हालत है प्लेट्यू रीजन सच एज डेक्कन प्लेट्यू हैज लो लेवल ऑफ इरिगेशन. डेक्कन प्लेट्यू जो है उसमें लो लेवल ऑफ इरिगेशन है. ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री, लिटिल लेस देन 40% ऑफ इरिगेटेड इवन टुडे. अभी भी हमारी कंट्री में सिर्फ 40% लैंड इरिगेट हो पाता है अच्छे से. इन द बाकी का 60 नहीं हो पाता. इन द रिमेनिंग एरिया फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन rainfall. This is why rainfall is necessary. Understood? India still depends on rainfall instead of modern technology. Though we have modern technology, but India is not dependent on that, because we are still 60% of farmers, 60% of Indian farmers are still dependent on rainfall, because rainfall is majorly free of cost. Second thing is, like a person need not to invest in little money also. बारिश तो ऐसे ही आ जाती है फ्री. वो नेचर की है. हम बोलते हैं ना कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन का मतलब कंजर्वेशन करना चाहिए. रेन वाटर का बोलते हैं ना, रेन वाटर को कंजर्व करो. टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप on a piece of land during the year is known as multiple cropping. What is multiple cropping? क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है. What is multiple cropping? To grow one or more crop in a land during a year. In a piece of land during a year. It is most common way of increasing production on a given piece of land. It is the most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least two main crop. दो मेन क्रॉप ग्रो करते हैं, जैसे कि पटेटो एज अ थर्ड क्रॉप. मेन जैसे आपका हो गया कि वीट एंड राइस, वीट एंड पैडी. पैडी को राइस बोलते हैं, उसमें राइस निकलता है पैडी से. धान से निकलता है आपका चावल. धान को इंग्लिश में बोलते हैं पैडी. गौरांश, धान चावल नहीं होता है, धान पैडी होता है, और पैडी के अंदर में जो निकलता है वो चावल होता है. मार्वलस सर्च. एक या दो से ज़्यादा अधिक क्रॉप करते हैं. थर्ड क्रॉप मतलब 15 और 20 ईयर्स. तो यहाँ हमारा ये चल रहा है. इसके बाद हमारा आ गया हाई यील्डिंग वेराइटीज. यही बताया था. फॉर हाई यील्ड हमारा पीला नहीं. higher yield. अब high yield is measured as a crop production as given in the piece of a land during a single season. Till the mid, कब तक हम? Till the mid 1960 the seeds used to be seeds कैसी थी? used in cultivation were traditional one. But इसके बाद traditional seeds needed less irrigation. Farmers use cow dung use करते थे, natural fertilizers use करते थे as a fertilizer. जैसे आपका cow dung को नेचुरल मैन्योर बना के उसको यूज़ करते थे. एंड ऑल दीज रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम. ये इनको खरीदना नहीं पड़ता था. फिर हमारा आ गया ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s में. इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर्स टू कल्टिवेट वीट एंड राइस यूजिंग अ हाई यील्ड वेराइटी सीड्स. क्योंकि इस टाइम पे इंडिया में क्या था? भुखमरी की कंडीशन हो रखी थी. हाँ, इंदिरा गांधी जब आई उसने 1960s
of the seeds and compared the traditional seeds, the HYV seeds, and promised to produce much greater amount of grain on a single plant. एक ही single plant पे बहुत सारे गेहूं आएंगे. As a result, the same piece of land would now produce a far larger quantity of food grains and was possible, which was not possible earlier. HYV seeds however needed plenty, but high yielding variety seeds को क्या चाहिए, plenty of water चाहिए. जैसे कि मशीनरी होती है, एक जैसे कोई मशीन है तो उस मशीन को एक छोटी सिंपल मशीन है तो एक सिंपल मशीन को आप भी चला सकते हो. वहीं एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन होगी तो उसको वो ज़्यादा काम कर पाएगी तो उसके लिए करने के लिए क्या चाहिए, एक टेक्नीशियन चाहिए. तो इसी तरह से यहाँ और टेक्नीशियन के लिए पैसा. ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है, हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के लिए हमें क्या चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए. इसीलिए आज की डेट में हमारे दिल्ली एनसीआर के आसपास वाटर टेबल डाउन क्यों चली गई, उसका रीज़न मेन कारण ये है. HYV यूज़ करते हैं. हम लॉन्ग टर्म तक कभी तक यूज़ करते आए और हमने कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन की तरफ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. हमने इरिगेशन तो हमने वो पूरी तरह से डिपेंडेंट तो उस पर हो गया HYV पे, बट हमने उसकी तरफ बिल्कुल मेजर नहीं कर लिए. किस चीज़ पे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. उसकी तरफ भी उसी टाइम से ध्यान देते रहते तो हमारा ये वाटर टेबल डाउन नहीं जाता. क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए हमारी यहाँ कितना है, 2% वाटर ही कंज्यूमेबल फॉर्म में है, फ्रेश वाटर. देखो मॉडर्न मेथड्स फार्मिंग के लिए यूज़ किए, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए. पहले हम क्या यूज़ करें, फर्टिलाइजर की जगह हम क्या यूज़ करे थे, मैन्योर. मैन्योर क्या, काऊ डंग, काऊ की पोटी, काऊ डंग लिए तो हम काऊ डंग ही ले रहे हैं, बात तो वही है. इवन ह्यूमन की भी वो यूज़ होती है ऐसे मैन्योर की फॉर्म में. यस नहीं क्या होता है, मैन्योर की फॉर्म में होता है, अच्छी वाली मैन्योर की फॉर्म. ये सारी मैन्योर की फॉर्म्स ही हैं, जो ब्लैकिश में हो जाती है सब मैन्योर बन जाता है. पेस्टिसाइड्स यूज़ करने लग गए, इरिगेशन में डैम्स आ गए, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, पंप सेट्स हो गए, केनाल्स हो गए, डीजल यूज़ करने लगे, फार्म मशीनरी आ गई. इतना सारा हमने काम कर लिया तो हमने मॉडर्न मेथड अपना लिए. इसके बाद में हायर यील्ड्स वर possible only for a combination of HYV seeds and chemical fertilizer, pesticide etc. Farmers of Punjab, Haryana and Western उत्तर प्रदेश, यही बताया था मैंने. कहाँ के फार्मर्स, पंजाब के, हरियाणा के, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड. उसके बाद धीरे धीरे बाकी जगह भी यूज़ स्टार्ट हुआ. ठीक है, इससे पहले मध्य प्रदेश में नहीं स्टार्ट कराया था, हमने सिर्फ यहीं पे स्टार्ट कराया था. कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न नहीं. बट आज की डेट में मॉडर्न मेथड्स हम काफ़ी जगह, सभी जगह यूज़ करते हैं. बट हम वापस से फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं. लस्सी कितना ऑर्गेनिक फार्मिंग कितनी प्रैक्टिकली कितनी पॉसिबल हो पाएगी लॉन्ग टर्म में. दे वर रिवार्डेड विद अ हाई यील्ड ऑफ व्हीट. तो यहाँ पे सम ऑफ देम वॉट अ फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेशर्स एंड विच मेड प्लाउइंग हार्वेस्टिंग फास्टर. जब हम ट्रैक्टर थ्रेशर वगैरह यूज़ करते हैं तो हमारे लिए क्या है, खेती करना काफ़ी आसान हो जाता है. खेतों को खुदाई करना, पहले क्या मशीन बुलक कार्ट की हेल्प से खेतों में खुदाई होती थी. अब क्या है, थ्रेशर हमारे आ गए हैं तो थ्रेशर हमने सीधे थ्रेशर से हम सीधा थ्रेशिंग कर लेते हैं. और हमारी हार्वेस्टिंग मशीन्स आ गई हैं जिससे हम सीधा गेहूँ यूं ही निकाल देते पट. और फॉरेन कंट्रियों में हम देखेंगे कि वहाँ की जो एडवांस वे ऑफ मॉडर्न फार्मिंग है उनकी बहुत ज़्यादा एडवांस है. उनके पास तो अपनी कोल्ड स्टोरेज है जिसकी वजह से मेजर इनकम किसकी होती है, फार्मर्स की हो जाती है. इंडिया के फार्मर्स पुअर क्यों, क्योंकि उनके पास अपना स्टोरेज ही नहीं है. दे आर डिपेंडेंट, क्योंकि पहली चीज़ उनके पास छोटे छोटे लैंड है. मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन फार्मर्स स्टिल हैव either they have 5 बीघा लैंड और 1 एकड़ लैंड और 2 एकड़ लैंड. सिर्फ इतना छोटा छोटा लैंड ही होता है मेजॉरिटियों के पास. 5 बीघा यस, नहीं पहुंच पाता. In Palampur, the yield of a wheat grown from the traditional variety was 1300 kg, 1300 kg per hectare. With the high yield variety seeds से देखो कितनी बढ़ गई, सीधा 1300 से कहाँ पहुँच गया, सीधा 3200 kg पर हेक्टेयर पहुँच गया. बड़ा.
and there was large increase in the production of a wheat and farmers now had great amount of surplus wheat to sell in the market. farmers के पास अब क्या हो गया, surplus wheat हो गया. जब surplus wheat हो गया तो farmer की क्या हो गई, इनकम बढ़ जाएगी. अब what is the difference between multiple cropping and modern farming method? देखो multiple cropping gives you different variety of crops. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या करती है कि जहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए फार्मिंग करते हैं वो आपको इनकम ज़्यादा दे जाती है. द फॉलोइंग टेबल शोज दैट द प्रोडक्शन व्हीट एंड पल्सेस इन इंडिया आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन यूनिट्स ऑफ मिलियन टन्स. ये देखो, ये जो नीचे टेबल दे रखी है ना, दिस टेबल शोज दैट दालों का प्रोडक्शन कितना बढ़ गया. 1965 से 66 तक कितनी हो गई और धीरे धीरे करके अभी 2021 से 2020 तक बढ़ती ही जा रही है, घटी नहीं है. मतलब धीरे धीरे और ज़्यादा लोग हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की तरफ में बढ़ रहे हैं. ये चार्ट हमें क्या बता रहा है, शुरू में हमने कुछ स्टेट्स में अप्लाई किया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे और स्टेट्स में उड़े और करते करते आज कहाँ आ गए हम कि ऐसी जगह जहाँ मेजॉरिटी हर कोई इसी तरह से कर रहा है खेती. द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर फार्मर्स टू स्टार्ट विद मोर कैश देन. सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए. मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आपका अपना थ्रेशर होना चाहिए, पैसे चाहिए. बिना पैसे के मॉडर्न फार्मिंग मेथड नहीं यूज़ कर पाओगे आप. और ये कौन कर सकता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ को, उसको कौन कर सकता है, क्या छोटा, हाँ रिच फार्मर्स ही कर पाते हैं. और ये रिच फार्मर्स कहाँ पाए जाते हैं आज की डेट में, यूपी, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब. आप देखोगे वेस्टर्न यूपी में या हरियाणा में, पंजाब में और ये मध्य प्रदेश में मेजॉरिटी फार्मर्स के पास अपने ट्रैक्टर्स होंगे और मेजॉरिटी फार्मर्स के घरों में 2-2 3-3 गाड़ियाँ खरीदी हैं और काफ़ी बढ़िया. कैसी टाइप की, मतलब सबके घरों में मेजॉरिटी आधी से ज़्यादा मिल जाएगी. फॉर्च्यूनर भी मिल जाएगी बहुतों के घरों में. मर्सिडीज, हाँ वो भी मिल जाएगी. अब तो वो भी मिल जाएगी मर्सिडीज, बिकॉज अब उनके बच्चे जो है. ओके, थैंक यू गाइस. See you tomorrow at same time.